एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जूकिंग रेड प्लैनेट्स पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच चुका था। जैसे ही जूकिंग चारों तरफ नजर डालता है उसे वहां की हालत स्कैवेंजर कैंप से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक लगती है। हर तरफ ठंड और मायूसी का माहौल था। लोग सर्दी से बचने के लिए हद से ज्यादा वाइन पी रहे थे ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर किसी तरह से मेंटेन रहे। ये सब देखकर जूकिंग धीरे से कहता है ये जगह सच में अब रहने के लायक नहीं बची। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे भीख मांगते हुए बोलता है, प्लीज जेंटलमैन मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन उसी वक्त जूकिंग की नजर पास में बैठे हुए एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है। उस बच्चे की बुरी हालत देखते ही उसके दिमाग में अपने बचपन की दर्दनाक यादें लौट आती है। वो फौरन अपना सिर हिलाने लगता है जैसे खुद को उन यादों से बाहर खींचना चाहता हो। उसके बाद जूकिंग अपने पास से ज़ुलुओ की दी हुई मैप निकाल लेता है और वज्रा सेट की करेक्ट लोकेशन चेक करने लगता है। मैप के हिसाब से वो जगह अब ज्यादा दूर नहीं थी। जूकिन मन ही मन में सोचता है मुझे पहले अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर सामने से आते हुए एक आदमी पर पड़ती है जो हर किसी से बेचैन होकर पूछ रहा था, क्या किसी ने मेरी वाइफ को देखा है? वो हमारे बच्चे के साथ सिटी से बाहर गई थी। उसने कहा था कि 3 दिनों के अंदर वापस आ जाएगी। स्नो गिरने की वजह से सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आखिर कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? जैसे ही जूकिंग उसके पास से गुजरता है वो आदमी उसके करीब आकर अपनी वाइफ के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जूकिंग तुरंत साइड हो जाता है जिससे कि वो आदमी सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। गिरने के बाद वो फौरन अपने हाथ में पकड़े हुए छोटे से खिलौने को चेक करता है और हल्की सी राहत की सांस लेकर कहता है, अच्छा हुआ ये टूटा नहीं। तभी पास में मौजूद एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है, बेवकूफ, तुम्हारी वाइफ शायद सिटी के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। एक बार बाहर जाकर अच्छे क्यों नहीं कर लेते तुम? लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी बोलता है, पर असल बात तो ये है कि किसी में भी सिटी के बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सिटी के बाहर फोर्बिडन जोन जो मौजूद है, जो भी वहाँ गया है आज तक उनमें से कोई भी जिंदा लौट कर नहीं आया। जूकिंग हमें बताता है कि ताइगू सिटी से जिंदा बाहर निकलने के बाद ही उसने इस जालिम दुनिया की असली सच्चाई समझी है। इस जालिम दुनिया में सिर्फ जीना ही सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन अगर वो 7th पीक पर टिक कर रह पाया तो शायद उसके पास जिंदा बचने की एक उम्मीद अब भी बची है। और जहाँ उम्मीद होती है वहीं लाइफ का असली मीनिंग छुपा होता है। लेकिन इसी बीच जूकिंग को ब्लड की स्मेल आती है। तभी उसकी नजर जाती है एक स्कैवेंजर पर जहाँ वो लकड़ियों को सही कर रहा था, क्योंकि वो लोग आग जलाकर मीट पका रहे थे। उनमें से कहता है, इस खराब मौसम में बस मीट ही मेरी भूख को मिटा सकती है। अगर वो कमीने वज्रा सेट के लोग हमारे रेड प्लैनेट्स को टेक ओवर नहीं करे होते तो आज यहाँ पे हम अच्छे अच्छे डिश खा रहे होते। पर देखो उन कमीनों की वजह से हमारी जिंदगी के लेने देने पड़ गए हैं। अब तो हमारी जिंदगी किसी गली के कुत्ते से ही बदतर हो गई है। इवन के उन कमीनों ने हमारे ऊपर 1000 से भी ज्यादा रूल्स लागू कर दिया है। उनकी ये बातें सुनकर जूकिंग उनकी ओर जाने लगता है, पर जैसे ही उसकी नजर उन मीट पर जाती है वो हैरानी से कहता है, क्या ये तो किसी इंसान की हड्डियां हैं। लेकिन तभी उनमें से एक स्कैवेंजर की नजर जूकिंग पर जाती है जिसे देखकर वो अपने साथियों को इशारा करने लगता है। फिर वो आगे अपने साथियों से कहता है, देखो इस जैसे वाइल्डरनेस एरिया में एक यंग मैन का आना ये तो काफी इत्तेफाक की बात है। देखो तो सही, ये तो बस एक बच्चा है जिसकी कल्टीवेशन बस 3rd लेवल की है। इतना कहकर वो सभी हंसते हुए अपना अपना वेपन उठा लेते हैं। वो चारों एक साथ कहते हैं, वाह, फ्रेश खाना हमारे सामने में ही है। उनकी बातें सुनते ही जूकिंग को फिर से वो बात याद आ जाता है जहाँ वो अपनी जान बचाने के लिए एक केज में छुपा हुआ था, जहाँ उसके सामने मौजूद आदमी कहता है, लिटिल मीट बन, चलो बाहर आ जाओ। देखो छोटे बच्चे बड़ों को परेशान नहीं करते, आखिर तुम कहाँ छुपे हुए हो, चलो बाहर भी आ जाओ। जूकिंग जैसे ही खुद को रिलैक्स फील करता है तभी अचानक वो पर्सन उसके बिल्कुल पास आ जाता है, जिसे देखते के साथ जूकिंग पूरी तरह से डर जाता है और घबराते हुए वहाँ से भागने लगता है। जिसे देखकर वो आदमी कहता है, तुम जितना भागोगे उतना ही तुम्हारा खून गर्म होगा, जिसे खाने में मुझे काफी मजा आने वाला है। सीन फिर से शिफ्ट होती है जहाँ वो स्कैवेंजर जूकिंग की ओर धीरे धीरे जाने लगते हैं। उन्हें ये बात पता भी नहीं कि जूकिंग ने अपनी कल्टीवेशन सील करके रखा हुआ है। सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ वो आदमी जूकिंग को भागता देखकर खुश होने लगता है, पर जैसे ही जूकिंग उस केज से बाहर निकलने वाला होता है वो आदमी उसके सामने आकर कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ये देखकर जूकिंग घबराते हुए पीछे हटने लगता है। जिसे अपने पास आता देखकर जूकिंग अपने पास मौजूद एक आलू उस आदमी को देने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसके हाथों को झटकते हुए उस आलू को अपने पैरों से कुचल देता है और हंसते हुए कहता है, अंकल को आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो भी, तुम मुझे वैसे घूरो मत। ये एक ऐसी जालिम दुनिया है जहाँ जिंदा रहने के लिए एक पर्सन दूसरे पर्सन को भी खा सकता है। उसे अपने पास आता देखकर जूकिंग अपने साइड में मौजूद एक लकड़ी के टुकड़े को उठा लेता है और गुस्से में उसकी ओर हमला करते हुए कहता है, मैं किसी का भी खाना बनना नहीं चाहता। इतना कहकर वो उस पर्सन को मार देता है और सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ जूकिंग ने एक स्कैवेंजर को मार दिया था। ये देखते ही सभी स्कैवेंजर जूकिंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर हमारा जूकिंग थोड़ी ना पीछे हटने वाला था। जैसे ही एक स्कैवेंजर उस पे हमला करता है जूकिंग हल्का सा साइड होकर अपना डैगर उसके गले के आर पार कर देता है और दूसरे के अटैक को डोज करते हुए उसके हाथों को पकड़कर मोड़ देता है। वो स्कैवेंजर कुछ सोच पाता तब तक
जूकिंग अपना डैगर घुमाते हुए उसके गले के आर पार कर देता है और फास्ट मूव करते हुए तीसरे को भी एक पल में ही जान से मार देता है। जूकिंग अपना डैगर रख लेता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिर क्यों ये फीलिंग मुझे दोबारा आ रही है। अब हमें वज्रा सेट के स्नो पीक एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कई सारे डिसाइपल मिलकर झाड़ू लगा रहे थे, जिनमें से एक डिसाइपल कहता है, हमारे एंसेस्टर को ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ब्लेसिंग्स को कैसे एंजॉय किया जाता है। अगर उन्हें ये बात पता होता तो वो इस जैनरूम जैसी जगह पर शिफ्ट थोड़ी ना होते। जो सुनकर दूसरा डिसाइपल कहता है, वो बच्चा बहुत ही पावरफुल था, पर वो बस की कंडेंसेशन के स्टेज में ही है। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे एंसेस्टर को हरा पाएगा? फालतू में ही एंसेस्टर उस बच्चे से घबरा रहे हैं। उनकी ये सारी बातें जूकिंग स्नोमैन के अंदर छुपकर सुन लेता है, जहाँ दूसरा डिसाइपल आगे कहता है, उस बच्चे के घर जाने के लिए एंसेस्टर ने डिपार्चर पाथ चर्च ज्वाइन कर लिया है और उन्होंने काफी सारे पैसे एक्सपर्ट को दिया है ताकि वो लोग उस बच्चे को हैंडल कर पाए। उन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया है कि उन पैसों से हमारी आधे साल की खर्चे उठ सकते थे। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और फाइनली एंसेस्टर वापस अपने सेक्ट में आ जाते हैं, जिसे देखकर दूसरा डिसाइपल कहता है, सारे पैसे ड्रेन में चले गए, हमारा सेक्ट इतना नीचे गिर चुका है कि सभी एल्डर्स ने सेक्ट छोड़ दिया है। ये सुनकर पहला डिसाइपल कहता है, बस 2 ही एल्डर बचे हैं जिन्होंने फाउंडेशन लेवल के एक्सपर्ट को बुलाया है, बस वो मामूली से की कंडेंसेशन लेवल के बच्चे के लिए। जिस बात पर दूसरा कहता है, हाय रे, ये कैसे कैसे दिन देखने के लिए पड़ रहे हैं, मुझे तो ये सब कहने पर भी एम्बेरस फील हो रहा है। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ जाते हुए दूसरा डिसाइपल कहता है, कल मास्टर जूची यहाँ पर आने वाले हैं। इसी बीच उन दोनों की नजर जाती है जूकिंग के छुपे हुए स्नोमैन की तरफ, जिस तरफ जाते हुए पहला डिसाइपल कहता है, आखिर क्यों ये स्नोमैन मुझे स्ट्रेंज लग रहा है। उन्हें अपनी ओर आता देखकर जूकिंग पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है, पर उनमें से एक अपने पास से कुछ निकालने लगता है। ये देखते ही जूकिंग चौकन्ना होकर अपना डैगर निकाल लेता है, पर वो कुछ सोच पाए उससे पहले ही पहला डिसाइपल अपने पास से एक गाजर निकाल कर उस स्नोमैन के अंदर घुसा देता है। जो करने के बाद दूसरा डिसाइपल हंसते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही किया मेरे भाई, अब तो उसके पास 2 आंखों के साथ साथ एक नाक भी लग गया है। वहाँ से जाते हुए वो कहता है, मेरे भाई तुम तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। पर पहला वाला उससे कहता है, चलो हम ड्रिंक करते हैं, मैंने वाइन बचा कर रखी थी। स्नोमैन से बाहर निकलते हुए जूकिंग कहता है, अच्छा तो वज्रा सेट के एंसेस्टर ने मुझे मारने के लिए फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर को बुलवाया है, पर मुझे उन सबको जान से मारने के लिए एक दिन ही लगने वाला है। अब हम वज्रा सेट के एंसेस्टर को देख पाते हैं, जो कि काफी टेंशन में थे। वो कहते हैं, स्पिरिचुअल पिल जल्दी रिफाइन हो जाएगी, सबसे पहले मेरे बुलाए हुए मेहमान एक बार यहाँ आ जाए, उसके बाद मैं इस पिल को कंज्यूम कर लूंगा, उसके बाद मैं लाइफ फोर्स को कंसंट्रेट करते हुए आसानी के साथ प्रोफाउंड ब्रिलियंस स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, फिर वो बच्चा मेरे बराबरी नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वो अपने पास से एंशिएंट रिकॉर्ड्स निकाल कर पढ़ते हुए कहते हैं, एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक जब भी कोई विलेन अपनी पावर को बूस्ट करना चाहता है, तभी एंट्री लेते हुए मेन प्रोटैगनिस्ट सब कुछ सत्यानाश कर देता है। ग्रैंड मास्टर की इतना कहना ही था कि तेज हलचल होने की वजह से उनका कोलोड्रॉन नीचे गिर जाता है। बाहर से बस आवाज आने लगती है, वो कमीना बच्चा फिर से आ गया, हम पर एनिमी ने अटैक कर दिया है, सभी लोग अलर्ट हो जाओ। ग्रैंड मास्टर उस पिल को लेते हुए कहते हैं, हाय रे मेरी काली जुबान। इतना कहकर वो बाहर चले जाते हैं, जहाँ जैसे ही उनकी नजर आसमान पर जाती है, उनके द्वारा लगाया हुआ प्रोटेक्शन फॉर्मेशन हटने लगता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन तभी हम जूकिंग को देख पाते हैं, जहाँ वो एक्टिवेट करने जा रहा था अपनी लेजेंडरी लेगेसी नाइफ टेक्निक, जिस टेक्निक की ओरा ही अलग लेवल पर थी। इस टेक्निक को एक्टिवेट करते ही जूकिंग के पीछे से उसकी धर्मा बॉडी समन हो जाती है, जिस टेक्निक को देखकर ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं, कमीने बच्चे तुम फिर से वापस आ गए। जूकिंग की धर्मा बॉडी को देखकर डिसाइपल कहने लगते हैं, क्या इस लड़के की पावर पोस्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसे एंसेस्टर ने अपनी बुक को पढ़कर हमें बताया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी पावरफुल टेक्निक ये लड़का की कंडेंसेशन लेवल पर होने के बावजूद यूज कर पा रहा है। लेकिन इतने में जूकिंग अपने जायंट सोर्ड में एनर्जी गैदर करते हुए गैलेक्सी शैटरिंग मूव ग्रैंड मास्टर पर चल देता है। इतनी पावरफुल अटैक को देखकर ग्रैंड मास्टर बिना एक पल गवाए अपने ज़्यांगनान बेल को अपने सामने कर देते हैं। जैसे ही जूकिंग का वो अटैक बेल में हिट होता है, वहाँ पे बेहद पावरफुल एनर्जी अलिस होने लगती है, पर ग्रैंड मास्टर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जूकिंग का अटैक उन पर डोमिनेट करते हुए उनके ज़्यांगनान बेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस हमले से हिट होकर ग्रैंड मास्टर काफी दूर गिर जाते हैं। वो खुद को संभाल पाते उससे पहले ही जूकिंग उन पर एक पावरफुल किक जड़ देता है। जूकिंग का किक इतना पावरफुल होता है कि उस जगह पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो जाता है, पर एक्सप्लोजन के अंदर हम ग्रैंड मास्टर को देख पाते हैं, जो कि जूकिंग के साथ कॉम्बैक्ट फाइट करते हुए कहते हैं, ये बच्चा बस कुछ ही महीनों में 6 लेवल से डायरेक्ट 9 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इतने में ही जूकिंग ग्रैंड मास्टर के मुंह में एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिस हमले से ग्रैंड मास्टर का जबड़ा तक हिल जाता है। लेकिन जूकिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो फौरन ग्रैंड मास्टर को किक मारकर काफी पीछे पुश कर देता है। ग्रैंड मास्टर अपने 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन से जूकिंग पर हमला करते हुए कहते हैं, ये लड़का इतने स्पीड से कल्टीवेशन कर रहा है जैसे कि कोई मोस्टर कर रहा हो, इसके लिए रिदम्स ब्रेक करना बच्चों का खेल बन गया है। लेकिन ग्रैंड मास्टर के अटैक को
देखकर जूकिंग अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट से एक वाटर पाइथन क्रिएट कर देता है और ग्रैंड मास्टर के हमले की ओर अपना पाइथन भेज देता है। उन दोनों के अटैक एक दूसरे से क्लैश होते ही जूकिंग आगे बढ़कर ग्रैंड मास्टर से फाइट करने लगता है, जहां उन दोनों के बीच खतरनाक कॉम्बैट फाइट होने लगता है। ग्रैंड मास्टर मौका देखकर जूकिंग को पीछे पुश कर देते हैं, पर जूकिंग कहाँ पीछे हटने वाला था। वो तेजी से आगे बढ़कर ग्रैंड मास्टर से फिर से भिड़ जाता है, जहाँ उन दोनों में से कोई भी पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। ग्रैंड मास्टर जूकिंग पर एक किक मारते हुए कहते हैं, ये लड़का तो कॉम्बैट फाइट में भी मेरे से बेटर है। पर इतने में जूकिंग उनके मुंह पर फिर से एक पंच मार देता है और फिर से उनकी फाइट होने लगती है। जैसे ही ग्रैंड मास्टर जूकिंग पर अपने पैरों से हमला करने की कोशिश करते हैं, जूकिंग मौका देकर उन पर फिर से मुक्कों की बारिश कर देता है और अपने पैरों से ग्रैंड मास्टर को हिट कर देता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर जूकिंग को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। जूकिंग अपने मन में सोचता है, मेरी बॉडी रिफाइनमेंट एंसेस्टर की फाउंडेशन लेवल बॉडी से भी काफी बेटर है। इतना कहकर जूकिंग अपने सी माउंटेन आर्ट को एक्टिवेट कर देता है और उन दोनों के बीच एक पावरफुल पंच क्लैश हो जाती है। लेकिन अटैकिंग पावर सेम होने की वजह से वो दोनों पीछे पुश हो जाते हैं, जहाँ ग्रैंड मास्टर तो काफी पीछे हट जाते हैं। ग्रैंड मास्टर खुद को संभालते हुए कहते हैं, बस की कंडेंसेशन के रियल में होने के बावजूद इस बच्चे के पास इतनी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। उसकी रिएक्शन स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ कैसे उसने इतने यंग एज में ही हासिल कर लिया है। हम जूकिंग के पर्पल क्रिस्टल को देख पाते हैं, जो कि तेजी से जूकिंग को हील कर रहा था। इसी दौरान पहला डिसाइपल सभी से कहता है, तुम्हें हमारे एंसेस्टर पर भरोसा रखना होगा, वो डेफिनेटली इस बच्चे को हैंडल कर लेंगे। लेकिन इतने में ही ग्रैंड मास्टर की हालत खस्ता हो जाती है। वो अपनी कंडीशन देकर कहते हैं, क्या इस बच्चे ने कब मुझे पॉइजन दे दिया? इसकी पॉइजन भी काफी खतरनाक है। इतना कहकर वो कुछ पिल्स खा लेते हैं और अपने मन में कहते हैं, ये बच्चा वाकई में मेरे एंशिएंट रिकॉर्ड्स के प्रोटैगनिस्ट की तरह है। अगर ऐसा है तो मुझे भी अब सीरियस होना होगा। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर फाइनली अपने फाउंडेशन रियलम की पावर एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जिनके बॉडी के चारों तरफ से खतरनाक थंडर एनर्जी अनलीश होने लगता है। इतने में ही ग्रैंड मास्टर अपने स्पेशल सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि चारों तरफ जाइंट फॉर्मेशन बनने लगता है और देखते ही देखते जमीन के अंदर से 3 जाइंट धर्मा बॉडी बाहर निकलने लगती है। असल में ये टेक्निक ग्रैंड मास्टर ने खुद ही क्रिएट किया था। अब जूकिंग के अगेंस्ट 3 धर्मा बॉडी थे। इतने में ही ग्रैंड मास्टर जूकिंग पर हमला करते हुए गुस्से में कहते हैं, बच्चे अब तुम मेरे इस मूव से बचकर दिखाओ। लेकिन हमारा जूकिंग थोड़ी ना किसी से कम था। जैसे ही वो अटैक जूकिंग के करीब पहुंचता है, जूकिंग अपने सी ऑफ माइंड में जाकर वो अपने ओशन फोर्जिंग आर्ट की न्यू हाई लेवल टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है, जिस टेक्निक का नाम होता है स्पिरिचुअल सी सेक द हेवेंस। इतने में ही जूकिंग अपना सो कॉल्ड पावरफुल हमला ग्रैंड मास्टर के धर्मा बॉडी पर चल देता है और देखते ही देखते जूकिंग के हमले के चपेट में आकर ग्रैंड मास्टर की धर्मा बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। ये अटैक को देखकर ग्रैंड मास्टर घबराते हुए कहते हैं, ये तो सी ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रिप्चर की हाई लेवल टेक्निक है। सच में सेवेंथ ब्लड आइस एक बेहद महान सेक्ट है, लेकिन इस टेक्निक को एक्टिवेट करने के बाद इस बच्चे की स्पिरिचुअल पावर ड्रेन हो जाएगी। जूकिंग के अटैक के रेंज में आते ही बाकी के डिसाइपल हवाई यात्रा में चले जाते हैं। ग्रैंड मास्टर आगे कहते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे मिलियंस कल्टीवेटर में से कोई एक ही सीख सकता है। लेकिन तभी घोषली शैडो ग्रैंड मास्टर की ओर जाते हुए उन्हें जकड़ लेता है, पर ग्रैंड मास्टर घोषली शैडो को खुद से दूर कर लेते हैं और वो आगे कहते हैं, ये लड़का तो फॉरवर्डन जोन के क्रिएचर को भी कंट्रोल कर सकता है। पर वो जैसे जूकिंग को फिर से एक और टेक्निक एक्टिवेट करते हुए देखते हैं, वो घबराते हुए कहते हैं, क्या ये बच्चा फिर से एक और टेक्निक कैसे यूज कर सकता है? लेकिन तब तक जूकिंग अपना सी ड्रैगन वेल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने ड्रैगन वेल से ग्रैंड मास्टर पर हमला कर देता है, जिस हमले से हिट होकर ग्रैंड मास्टर इंटरनली इंजर्ड होकर पीछे जा गिरते हैं और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, अब मुझे समझ में आया कि ये लड़का सेकंड टाइम किलर मूव कैसे चल पाया है, क्योंकि इसके पास सी ड्रैगन वेल टेक्निक है। लगता है कि मुझे मजबूरन अब ये स्टेप उठाना होगा। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के मुताबिक हेवन के चूजन वन के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। हो सके तो उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर फ्रेंड बना दो, पर एनिमी कभी भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन तभी जूकिंग अपने सी ऑफ माइंड में छुपा अपने धर्मा वेसल को निकालने लगता है, जो कि असल में लेवल 10 की स्पिरिट शिप है। उसके समन होते ही ग्रैंड मास्टर हैरानी से कहते हैं, इस बच्चे के पास तो एक डिवाइन पावर होल्ड करने वाला धर्मा वेसल भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? धर्मा वेसल के अटैक को एक्टिवेट होता देखकर ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं, इसके बस एक ही स्ट्राइक से किसी भी फाउंडेशन लेवल के कल्टीवेटर को आसानी के साथ जान से मारा जा सकता है। जूकिंग की आंखों में देखकर ग्रैंड मास्टर हंसते हुए कहते हैं, मैं एक फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर हूँ जिसने खुद एक दावलो क्रिएट किया है। बच्चे अब तुम मुझे एक्सट्रीम लेवल पर पुश कर रहे हो। आज की बात मेरी जिंदगी मिट भी जाए, पर फिर भी मुझे इस बात का जरा सा भी रिग्रेट नहीं होगा। बच्चे आज तुम देखोगे आखिर एक ट्रू फाउंडेशन लेवल की कल्टीवेशन पावर क्या होती है। आखिर क्यों मुझे वज्रा सेट का फाउंडर कहा जाता है। ग्रैंड मास्टर के इतना कहते ही हम उनके जाइंट धर्मा बॉडी को देख पाते हैं, जो कि पहले वालों से भी 10 गुना पावरफुल था। वो गुस्से में कहते हैं, मेरी वज्रा एंग्री आइस यहाँ के वर्ड्स तक को भी जलाकर राख कर सकता है। चलो आ जाओ बच्चे। ये टेक्निक देखकर जूकिंग कहता है, इस बुढ़ा के पास तो अब भी एक ट्रम्प कार्ड मौजूद है, लेकिन फिर भी आज मैं इस कमीने की जान अपने हाथों से लेकर रहूंगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, ये मेरी वज्रा सेट की पीएलएस किलिंग मूव हेवनली
सपोर्टिंग स्लटर पाम टेक्निक है जिसके सामने पीक फाउंडेशन लेवल का कल्टीवेटर भी टिक नहीं सकता। इतना कहकर ग्रैंड मास्टर अपने पावरफुल पाम अटैक को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिनकी टेरिफाइंग किलिंग ऑरा को देखकर उनके डिसाइबल चिल्लाते हुए कहते हैं, ओल्ड एंसेस्टर आप ये कर सकते हो। ये देखकर ज़ुगिंग कहाँ पीछे हटने वाला था, वो फौरन अपने धर्मावेसल की एनर्जी बीम अटैक को रेडी करने लगता है, जिसकी पावर भी काफी खतरनाक थी। दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर अपने हाथों में अपनी सारी पावर गैदर करते हुए गुस्से में चिल्लाते हैं, बच्चे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर अगले ही पल सब कुछ मोए मोए हो जाता है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर अपने ही अटैक को अपने ही सर पर मार देते हैं। ये देखकर तो ज़ुगिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, और उसका ही क्या, ये देखते ही सभी डिसाइपल का भी चेहरा लटक जाता है। दूसरे डिसाइपल का चेहरा वाकई में देखने का लायक था। इतने में ही ग्रैंड मास्टर अपने सिर को क्रश कर देते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, जिससे कि उनका धर्मा बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो नीचे गिरने लगते हैं। ये सब देखकर एक डिसाइपल कहता है, हमारे ओल्ड सिस्टर ने सुसाइड कर लिया है, अब हमारा क्या होगा। इतना सुनते ही सभी डिसाइपल वहाँ से भागने लगते हैं। ज़ुगिंग ग्रैंड मास्टर की ओर देखकर कहता है, बुढ़ऊ तुम अभी मेरे साथ ट्रिक्स खेलना चाहते हो। इतना कहकर ज़ुगिंग ग्रैंड मास्टर की ओर अपना डैगर थ्रो कर देता है, जो सीधा जाकर ग्रैंड मास्टर की बॉडी के आर पार हो जाता है। लेकिन इस पर ग्रैंड मास्टर कोई रिएक्ट नहीं कर पाते, जो देखकर ज़ुगिंग कहता है, क्या वाकई में ये कमीना मारा गया। इतना कहकर ज़ुगिंग अपने डैगर को अपनी ओर बुलाता है, लेकिन डैगर उसके हाथ के पास से ही गुजर जाता है, जो देखकर ज़ुगिंग थोड़ा सा हैरान रह जाता है। पर वो डैगर ज़ुगिंग के हाथों में चला जाता है। ये देखते ही ज़ुगिंग अपने डैगर को खुद से दूर कर देता है, जो सीधा जाकर जमीन पर धंस जाती है। ज़ुगिंग फौरन उस डैगर की ओर अपने धर्मा वेसल से एक पावरफुल हमला चलने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसी मोमेंट पर उसके डैगर से एक स्पिरिट बाहर आती है, जो कि और कोई नहीं ग्रैंड मास्टर थे, और वो अब आयरन स्पाइक आर्टिफैक्ट का सोल बन चुके हैं। उनकी नजर जैसे ही ज़ुगिंग पर जाती है, वो अपने नन्हे पैरों से रेंगते हुए ज़ुगिंग के पास जाने लगते हैं और नील करते हुए ज़ुगिंग से कहते हैं, प्लीज मास्टर मुझे मत मारना, मैं हूँ छोटी सी जान यू लिंगजी, आपका आर्टिफैक्ट स्पिरिट। फिर वो ज़ुगिंग का पैर पकड़कर कहने लगते हैं, मास्टर आज से और अभी से ही मैं आपका वफादार कुत्ता बन गया हूँ। लेकिन ज़ुगिंग उन्हें किक मार कर खुद से दूर कर देता है। पर ग्रैंड मास्टर ज़ुगिंग से कहते हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम्हारा ये आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतना कहकर वो ज़ुगिंग की ओर अपना लाइफ बॉन्ड एसेंस भेज देते हैं, जिसे लेते हुए ज़ुगिंग कहता है, ओ अच्छा तो बात ऐसी है। इतना कहकर ज़ुगिंग ग्रैंड मास्टर की लाइफ एसेंस को क्रश करने लगता है, जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर की स्पिरिट को काफी तकलीफ होने लगती है और उन पर काफी खतरनाक एनर्जी प्रेशर गिरने लगता है। दर्द के मारे ग्रैंड मास्टर कहने लगते हैं, प्लीज मास्टर मुझे बख्श दीजिए, अब ये नन्हा सा जान फाउंडेशन लेवल का आर्टिफैक्ट स्पिरिट बन चुका है, जो कि आयरन स्पाइक की स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा देगा। पर ज़ुगिंग उनकी बात सुने बिना ही उन पर और भी ज्यादा एनर्जी प्रेशर लगाने लगता है, जिसकी वजह से ज़ुगिंग के डैगर में भी रिएक्शन होने लगता है। तभी ग्रैंड मास्टर ज़ुगिंग से कहते हैं, मैं हेवन से ये कसम खाता हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी आपका कुत्ता घोड़ा सब कुछ बनकर रहूंगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ मास्टर, प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दीजिए। इतना सुनकर ज़ुगिंग एनर्जी प्रेशर हटा लेता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर अपनी ओरिजिनल बॉडी के पास से स्पिरिचुअल पिल लाकर ज़ुगिंग को ऑफर करते हुए कहते हैं, इस पिल की हेल्प से आपकी कल्टीवेशन काफी तेजी से इंक्रीज हो जाएगी, जिसे स्पेशली मैंने आपके लिए रिफाइन किया है। जो सुनकर ज़ुगिंग अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस कमीने को मार दूं तो क्या वाकई में मेरी आयरन स्पाइक डैमेज हो जाएगी, क्या मैं इस कमीने को मार दूं या नहीं। इतने में ही ज़ुगिंग को वो पल याद आता है जब उसने उस आयरन स्पाइक के साथ मिलकर एक वादा किया था, और आज तक आयरन स्पाइक उसका साथ निभाते हुए आ रहा है। ये याद आते ही ज़ुगिंग कहता है, मैं इस कमीने को अपने साथ नहीं रख सकता। इतना सोचकर ज़ुगिंग वो लाइफ बोर्ड एसेंस को क्रश करने लगता है, जो देखते ही ग्रैंड मास्टर उससे कहने लगते हैं, मेरे पास काफी नॉलेज के साथ साथ कई सारे सीक्रेट टेक्निक है, प्लीज मास्टर मुझे मारो मत। इतने में ही सीन कट होता है। ज़ुगिंग वहाँ से जाते हुए कहता है, भले इस कमीने की वजह से मेरी आयरन स्पाइक की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो सकती है, पर वज्रासुर का एंसेस्टर अब भी मेरे लिए एक खतरा है। पहले मुझे अपने सेक्ट में जाना होगा ताकि मैं वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं कि कैसे मैं डैगर को बिना नुकसान पहुँचाए इस आर्टिफैक्ट स्पिरिट को मार सकता हूँ। यो लिंगजी ने कहा था कि वांग्यू कॉन्टिनेंट ब्रोकन गॉड के आई ओपनिंग का एक गहरा राज सबसे छुपा रहा है। मैंने 2 बार गॉड के गेट से सर्वाइव किया है, इसलिए मुझे इस राज के बारे में एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लेनी चाहिए। चलते चलते उसकी नजर 2 डेड बॉडीज पर पड़ती है, जिसे देखकर ज़ुगिंग कुछ पल के लिए रुक जाता है, पर वो उन्हें इग्नोर करके आगे जाने लगता है। जिस डेड बॉडी के पास वही पर्सन होता है, और वो डेड बॉडीज उसके वाइफ और बच्चे की थी। ये देखकर ज़ुगिंग वहाँ से साइड होकर जाने की कोशिश करता है, पर वो पर्सन ज़ुगिंग के हाथों को पकड़कर मायूसी से उससे कहता है, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे ने कहा था कि वो कैरेज से वापस आ रहे हैं, इसलिए मैंने उन्हें लेने के लिए सिटी के बाहर तक आया था, पर वो है कहाँ। 2 जिंदा लोग ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा था कि वो कैरेज से यहाँ आ रहे हैं, फिर आखिर वो बिना किसी ट्रेसेस के कैसे डिसअपीयर हो गए। ये सुनकर ज़ुगिंग उससे कहता है, वो लोग सिटी के अंदर चले गए हैं। ये सुनकर उस पर्सन को तसल्ली मिल जाती है, और वो कहता है, ये अच्छी बात है कि वो घर वापस लौट आए, अब मैं भी घर वापस लौट सकता हूँ। इतना कहते ही ज्यादा ठंड की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब सुनकर और देखकर ज़ुगिंग फिर से और एक बार हद से ज्यादा मायूस हो जाता है। वो उनकी बॉडी को आग लगाकर वहाँ से
से जाते हुए कहता है, इस जालिम दुनिया में मैं बस सर्वाइव करना चाहता हूँ, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा बेटर तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी अच्छे से अपनी जिंदगी बिताएं। जुकिंग के इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।